इंडिया में हर चीज के लिए मार्केटिंग एक अलग लेवल पर ही होती है। कभी ये इतनी ज्यादा क्रिएटिव होती है कि देखकर मजा ही आ जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये मार्केटिंग लिमिट क्रॉस कर जाती है और जब ऐसा होता है तब उस कंट्रोवर्सी में सेलिब्रिटी का नाम भी खराब होता है और उनकी इमेज भी। और आज हम देखने वाले ऐसे मार्केटिंग स्टंट्स जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे और जो शायद से तुम्हें भी याद होंगे। पहली है पूनम पांडे। ये एक मॉडल है और साथ में ओनली फैंस जैसे एडल्ट कंटेंट बनाती है और इसकी वजह से जैसे तैसे इनको फेम तो मिल गया लेकिन दिमाग नहीं, क्योंकि 2 फरवरी 2024 को उनकी सोशल मीडिया टीम ने उनके इंस्टाग्राम पर एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने ये बताया कि 32 साल की उम्र में सर्विकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की हो चुकी और सभी लोगों ने इस बात को सीरियसली लिया था। जितने भी सेलिब्रिटीज थे, जितने भी सोशल मीडिया पर लोग थे, उन्होंने सबने यही बोला कि इनकी आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन पीस, क्योंकि एक एक्चुअली में काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। कोई मजाक क्यों ही समझेगा भाई। लेकिन अगले ही दिन वो अंडरटेकर की तरह उठ के आती है और 3 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करती है जहां पर वो ये बोलती है कि वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है और उन्होंने अपनी डेथ को फेक किया था। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds. पूनम पांडे ने ये बताया कि सारा ड्रामा करने का और ये झूठ बोलने का मकसद सिर्फ एक ही था, वो था सर्विकल कैंसर के बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन के लिए अवेयरनेस फैलाना। और उन्होंने ये भी बताया कि इस बीमारी के कारण कई सारी औरतों की जान चली जाती है हर साल। तो इसीलिए पूनम पांडे ने और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने इस कैंपेन को एग्जीक्यूट किया था। और ऐसा नहीं है कि भाई इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इससे कई सारे लोगों ने गूगल पर जाकर सर्च किया कि सर्विकल कैंसर होता क्या है। लेकिन ये स्टंट एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया, क्योंकि बाद में कई सारे सेलिब्रिटीज को जब ये पता लगा तो उनको ये बहुत ज्यादा बुरा लगा और कई सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि ये बहुत घटिया एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि यहाँ पर लोगों के इमोशंस के साथ खेला गया है और ऊपर से उनकी बात को आगे से कोई सीरियसली लेगा भी नहीं। इस चीप पब्लिसिटी स्टंट के बाद उनके मैनेजर के ऊपर और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। भले इनका इंटेंशन अवेयरनेस फैलाना था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको मार्केट किया भाई ये बहुत गलत था। अगले ब्रांड की मार्केटिंग हमेशा से इतनी ज्यादा गलत रही है कि वो हमारे अंदर कैसे धीरे धीरे नफरत घोल रहे हैं इसका हमें पता भी नहीं लगता। तुमने देखा होगा फेयरनेस क्रीम जैसे कि फेयर एंड लोनली एंड फेयर एंड हैंडसम, इनकी मार्केटिंग हमेशा से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, क्योंकि ये सोसाइटी में जो लोगों के नेचुरल कलर से उनके साथ ये भेदभाव कर रहे थे। ये लोग लोगों की इनसिक्योरिटीज और उनके माइंडसेट का फायदा उठा के उनसे पैसा कमा रहे थे और ऐसा इन्होंने कई बार किया है। जैसे फेयर एंड लोनली का एक काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टीवी कमर्शियल था जिसमें वो ये बताते हैं एक बेरोजगार लड़की होती है जिसका पिता बेटा ना होने की वजह से अफसोस मना रहा होता है। जैसे ही वो लड़की क्रीम लगाकर गोरी हो जाती है तो उसको सीधा एयर होस्टेस की जॉब मिल जाती है और उसके पिता की नजरों में भी उसकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये लोग करते क्या थे कि यहाँ पर एक गोरी स्किन को सक्सेस बता देते हैं और यहाँ पर ये डार्क स्किन को अगलीनेस और मिजरी से जोड़ते थे। और ऐसे ही शाहरुख खान ने कई सारे एड्स किए जिसकी वजह से उनको शुरुआत से ही बहुत ज्यादा एड मिलता था और उन एड्स के अंदर हमेशा से एक टिपिकल स्टोरी होती थी बिफोर और आफ्टर वाली, जहां पर एक डार्क स्किन वाला लड़का अनसक्सेसफुल होता है और जैसे ही वो गोरा होता है उसकी लाइफ सडनली बहुत बढ़िया हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि एड्स इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रही थी कि भाई सक्सेस तुम्हारी गोरी स्किन से आती है और यही चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। टाइम के साथ लोगों ने इस चीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, क्योंकि जितने भी एड्स बना रहे हैं सारे के सारे कलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर लोगों का नेचुरल कलर ही भाई सांवला होता है। और ऐसे यहाँ पर इंडिया में कई सारे लोग हैं जिनका नेचुरल कलर सांवला है और बाद में शाहरुख खान ने खुद एक्सेप्ट किया कि ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना उनका एक बहुत ज्यादा गलत डिसीजन था, पर इसकी जगह वो पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं जो कि उनका एक बहुत सही डिसीजन है। पर इस एड ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज से 11 साल पहले दीपिका पादुकोण ने एक एड किया था जिसका नाम था माय चॉइस। ये एक 2.5 मिनट का शॉर्ट वीडियो एड था जिसको डायरेक्ट किया था होमी अजानिया ने और ये इन्होंने वॉग इंडिया के वुमेन एम्पावरमेंट वाले कैंपेन के लिए बनाया था। इस कैंपेन के अंदर दीपिका पादुकोण के साथ साथ 98 वुमेन्स और थी जैसे निमरत कौर, अनुपमा चोपड़ा और जोया अख्तर, और ये सारी वुमेन्स इसके अंदर फीचर हुई थी। इस एड का मेन मैसेज यही था कि औरतों को अपनी बॉडी, कपड़ों, प्रोफेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप के बारे में खुद से फैसला लेने का पूरा हक होना चाहिए और सोसाइटी को उन्हें जज नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत भयंकर वायरल हो गया। इसके ऊपर 12 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन सोशल मीडिया खासकर ट्विटर 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे जो कि इस मैसेज को सपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने सही मैसेज दिया। एक्चुअली में बहुत ज्यादा सही इनिशिएटिव था और लोगों को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो बात बोली गई थी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। बहुत लोगों ने यहाँ पर यही बोला कि बहुत ज्यादा फेक लग रहा है और ये दिखावा करने के लिए बनाया है। और इस वीडियो में एक लाइन ने बवाल मचा करके रख दिया और वो लाइन थी दीपिका पादुकोण की, जहाँ पर वो ये बोलती हैं, टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, टू नॉट हैव माय चॉइस। और ये डायलॉग इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था कि इसने एक डिबेट छेड़ दी कमेंट सेक्शन के अंदर। जैसे कुछ लोगों ने ये कमेंट किए थे, रिलेशनशिप में चीटिंग कोई चॉइस नहीं होती, ये एक इंसान की वीकनेस होती है और चाहे जेंडर कोई भी हो। अगर यही सेम स्क्रिप्ट एक मैन ने की होती तो कंट्रोवर्सीज और कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन कर लो कितने बड़े होते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो बेसिकली ये बताती है कि तुम सिर्फ माय चॉइस बोलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकते हो। एक वुमेन होने के बावजूद मैंने डिसाइड किया कि अगर फेमिनिज्म का मतलब ये है तो मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि वुमेन हर चीज से सिर्फ
सिर्फ माय चॉइस बोलकर निकल जाए। फेमिनिज्म इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बारे में है। वुमेन को मैन की तरह सेम मिस्टेक करने के लिए इक्वल प्लेस नहीं चाहिए, उन्हें सोसाइटी में एक राइट प्लेस और फेयर शेयर चाहिए। दीपिका पादुकोण ने बाद में क्लियर किया कि जब उनको स्क्रिप्ट दी गई थी उस टाइम पर ऐसी कई सारी लाइंस थी जिससे वो अग्री नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि एक बड़ा मैसेज है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। पर इस एड के बैकलेश के वक्त ही यूट्यूब पर एक मेल वर्जन भी बन गया जिसमें अडल्ट्री वाले रेफरेंस को टारगेट किया गया और मेल पर्सपेक्टिव से भी बात रखी गई। ये वाला वर्जन भी उस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद इस बढ़ती कंट्रोवर्सी में डायरेक्टर होमी अदजानी ने भी फेसबुक पर ये लिखा कि उनका इंटेंशन ये नहीं था कि रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग को बढ़ावा दें। उन्होंने ये भी बोला कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर ये वीडियो वायरल हुआ है और इससे अगर लोग जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं तो इस बैकलैश को झेलने के लिए तैयार हैं। आखिर में दीपिका ने भी ये बात बोली कि लोगों ने उनकी बातों को गलत तरीके से समझा और वो इस बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए और उन्होंने ये भी बोला कि वो शादी को बहुत ज्यादा पवित्र रिश्ता मानते हैं और उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि उनका धोखा देना और चीटिंग को सपोर्ट करना कभी भी इंटेंशन था ही नहीं। पर एक ऐसे बड़े ब्रांड की मार्केटिंग भी बिल्कुल गलत चली जाती है। जोमेटो महाकाल एड कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जहां पर लोकल मार्केटिंग को बिना लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को जाने बना दिया गया था और इसी वजह से इनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला। ये एड को जोमेटो ने बनाया था एआई का यूज करके, जिसमें एक हाइपर लोकल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने ऋतिक रोशन को एज ए एक्टर हायर किया था और इन्होंने इस कैंपेन में डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके और उसके साथ लोकेशन ट्रैकिंग का यूज करके व्यूअर्स और उनके पिन कोड के हिसाब से रेस्टोरेंट और उनकी फेवरेट डिश का नाम डिसाइड किया था। भाई इन्होंने दिमाग तो बहुत बढ़िया लगाया था, लेकिन कुछ जगह पर दिमाग लगाना भूल गए। लेकिन जब उज्जैन के लिए एक एड वर्जन चला उसमें ऋतिक रोशन कुछ ऐसा बोलते हैं, थाली खाने का मन किया तो उज्जैन महाकाल से मंगवा लिया। भाई हिंदू कल्चर में हम महाकाल को कितना मानते हैं तुम्हें पता ही है, और उज्जैन में ये एड चलवाना भाई भारी पड़ना ही था। उस एड में वो यहाँ पर ये बताना भूल गए कि ऋतिक रोशन यहाँ पर महाकाल रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, ना कि एक्चुअल मंदिर की। मंदिर के पुजारी को भी यही लगा कि जोमेटो मंदिर के प्रसाद को पैसे कमाने के लिए यूज कर रहे हैं और उसे थाली बनाकर ऑनलाइन बेच रहे हैं, बल्कि मंदिर में सबको प्रसाद ऐसे ही फ्री में दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोग इस पर भारी गुस्सा हो गए और इसी वजह से बॉयकॉट जोमेटो ट्रेंड करने लग गया। इस कंट्रोवर्सी के पीक पर जोमेटो के सेल्स और ऑर्डर्स में स्पेशली उज्जैन और आसपास के एरियाज में एक अच्छा खासा ड्रॉप आया था। जब सिचुएशन और भी ज्यादा एस्केलेट होने लगी तो भाई जोमेटो ने उस एड को तुरंत हटा दिया। उन्होंने एक ऑफिशियल पब्लिक अपॉलॉजी भी मांगी कि उनका इंटेंशन कभी भी रिलीजियस बिलीफ्स को हर्ट करना नहीं था। जोमेटो ने ये भी बताया कि उनका रेफरेंस महाकाल रेस्टोरेंट था जो कि उधर के मेन्यू में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जोमेटो अपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा संभल के चलते हैं और ऐसी गलती बार बार ना हो इसलिए उन्होंने मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को भी बिठा दिया। और अगला मार्केटिंग इंसिडेंट इतना ज्यादा घटिया है कि आज के टाइम पर सभी लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। 18 दिसंबर 2020 को नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जहां पर वो अपने हस्बैंड रोहनप्रीत सिंह के साथ खड़ी है और वहां पर वो प्रेग्नेंट नजर आ रही है और इस फोटो के अंदर उन्होंने कैप्शन डाल रखा था ख्याल रखा कर। लेकिन अगले दिन नेहा कक्कड़ ने एक नया पोस्टर रिलीज किया कि वो कोई रियल प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने ये अपने गाने को प्रमोट करने के लिए किया था जो कि था ख्याल रखा कर, और ये जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन उस वक्त पे हुआ क्या, उस टाइम पर इन दोनों की कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी अक्टूबर 2020 में, तो पूरे देश ने और मीडिया ने इस बात को सच मान लिया और इसके ऊपर डिस्कशन होने लग गए। कई सारे सेलिब्रिटीज जैसे कपिल शर्मा, उर्वशी रौतेला, इन्होंने इनको कांग्रेचुलेशन भी बोल दिया था। कपिल शर्मा ने तो भाई इस न्यूज को सुनकर ये भी बताया कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। याद है क्योंकि घर वालों को भी ये लगा कि ये पिक्चर सच है। उनके घर वालों ने तो ये बोला कि बेटा गुड न्यूज काफी जल्दी नहीं हो गई। जैसे कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई स्कैम 2020 से भी बहुत बड़ा स्कैम है और उन्होंने कई सारे ताने मारे। और जब ये मार्केटिंग काम कर गई तो तुम्हें पता है कई सारे सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स, उन्होंने भी इस मार्केटिंग को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अभी रिसेंटली आशीष चंचलानी ने भी इस मार्केटिंग को यूज किया था और भाई लोगों ने उन्हें बहुत गालियां दी थी। और आजकल तो भाई ये बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है कि कोई भी म्यूजिक वीडियो आता है तो भाई ये नाटक स्टार्ट हो जाता है और ये भाई बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अब तो कोई इसको सीरियस भी नहीं लेता है। अब तो भाई किसी की रियल में शादी भी हो रही होती है तो भी फेक लगता है। पर अगला मार्केटिंग स्टंट जितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है उससे भी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि मैं खुद चौंक गया था कि भाई क्या मतलब क्यों। रागिनी एमएस जब मूवी लॉन्च होने वाली थी उस टाइम पर उनकी टीम ने और एकता कपूर ने इस मूवी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो चीजें की थी वो बहुत ज्यादा घटिया थी और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। मेकर्स ने हॉरएक्स को प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के लगभग 11 शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, बैंगलोर, पुणे, इन्होंने अपने 20,000 ऑटो रिक्शा के पीछे अपनी इस मूवी की ब्रांडिंग की। इन ऑटो रिक्शा के पीछे इन्होंने ये लिखा था कि रागिनी का नया एमएम देखा क्या। ये इन्होंने इसलिए किया था ताकि लोगों को बता सके कि रियल इंसिडेंट है तो इसके बारे में लोग सर्च करेंगे। और ये इन्होंने बहुत गंदा काम किया क्योंकि ऑटो रिक्शा भाई सड़कों पे चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर फैमिली भी बैठती है, स्कूल के बच्चे भी आते हैं और आम जनता तो भाई इसको रोज देखती है। ऐसी पब्लिक जगह पर खुले आम एमएस देखा क्या ऐसे वर्ड्स को यूज करेंगे भाई, कितना ज्यादा चीप और कितनी गंदी मार्केटिंग है। और ऐसे इन्होंने कई बार भी किया। जब इन्होंने इस मूवी का सेकंड पार्ट निकाला तब भी इन्होंने ये किया और जब इन्होंने अपना शो निकाला तब भी इन्होंने ऐसा ही किया। आई डोंट नो भाई कितना गिर सकते हैं अपनी मूवीज को प्रमोट करने के लिए। लिटरली ये मार्केटिंग स्टंट्स बताते हैं कि लोग अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए कितना हद तक गिर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड पूरी चीजें अटेंशन इकोनॉमी पे चल रही है। बाकी तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तुम्हें ऐसे और कौन से पीआर स्टंट, मार्केटिंग स्टंट्स पता है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है
मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड बाकी तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो और तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर वॉच कर सकते हो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।